नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब बीएससी का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसे रहेगा और उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बीएससी का क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे रहेगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन वन में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन वन का ए 5 मार्क का, बी 5 मार्क का और सी 4 मार्क का। क्वेश्चन टू में भी सेम ए 5 मार्क, बी 5 मार्क और सी 4 मार्क्स। तो ऐसा 14 मार्क का क्वेश्चन वन या 14 मार्क का क्वेश्चन टू आपको वहां पे पेपर में हर यूनिट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऊपर का क्वेश्चन या नीचे का क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। एक तो ऊपर के 14 मार्क्स के लिए तीनों क्वेश्चन अटेंड करने या नीचे के 14 मार्क के लिए तीनों क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, तो ऐसा 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स के लिए हर यूनिट के ऊपर करना है। तो टोटल 5 यूनिट होने के कारण इसके टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन बनेंगे लेकिन आपको अटेम्प्ट एक ही क्वेश्चन करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 14 मार्क्स का। तो आपको वैसे 70 मार्क्स का आपको पेपर दिख जाएगा। 5 यूनिट 10 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 14 मार्क्स, सो टोटल पेपर ऑफ 70 मार्क्स। दोस्तों इसमें थियरी कितना आएगा और न्यूमेरिकल कितना आएगा। दोस्तों इसमें लगभग थियरी आप 16 से 20 मार्क का प्रॉब्लम्स पकड़ के चलो और बचे हुए मार्क्स का थियरी पकड़ के चलो। मतलब मेरे हिसाब से 50 से 55 मार्क का आपको थियरी वहां पे दिख जाएगा और 10 से 15 मार्क का आपको न्यूमेरिकल दिख जाएगा, 15 से 20 मार्क का न्यूमेरिकल दिख जाएगा। तो अगर आपने मुझे पूछा तो मैं आपको बताऊंगा 15 से 20 मार्क का आपको न्यूमेरिकल पकड़ना है और बचे हुए 50 से 55 मार्क का आपको थ्योरी पकड़ना है। तो बीएससी का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसे रहेगा वो समझ में आ रहा है। देखो अभी इसके बाद हम लोग चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक कौन से पढ़ना है। इससे पहले पेपर का फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या। देखो दोस्तों यूनिट 1 में कौन सा क्वेश्चन करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट का कंपैरिजन। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो पीएन जंक्शन डायोड में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको तीनों पार्ट आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है रेक्टिफायर। दोस्तों रेक्टिफायर क्या होता है, इट कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिव डीसी। इसमें 2 टाइप का रेक्टिफायर होता है, एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। तो दोस्तों फुल वेव में 2 टाइप है, एक है सेंटर टाइप रेक्टिफायर और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये तीनों रेक्टिफायर का आपको सर्किट डायग्राम, तीनों का वर्किंग, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे होता है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद तीनों का वेव फॉर्म या फिर उसके तीनों का कंपैरिजन आपको पेपर में पूछा जाएगा। दोस्तों ये रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल भी 100% आएगा। तो दोस्तों लगभग पूरे पेपर में जो 6 क्वेश्चन रहेंगे उसमें 2 या 3 क्वेश्चन रेक्टिफायर के ऊपर ही रहेंगे, जिसमें 2 न्यूमेरिकल होने का चांस है और 1 थ्योरी का होने का चांस है। तो रेक्टिफायर को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एलईडी और फोटोडायोड। एलईडी और फोटोडायोड का कंस्ट्रक्शन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको पूछा जा सकता है या फिर दोनों के बीच का कंपैरिजन भी आपको पेपर में आ सकता है, कंपेयर एलईडी एंड फोटोडायोड। तो दोस्तों यूनिट 1 करते समय आपको एक केयर लेना है, रेक्टिफायर वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक तो तीनों का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वेवफॉर्म, और उसके बाद तीनों का कंपैरिजन, तीनों का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वेवफॉर्म, तीनों का कंपैरिजन और तीनों का न्यूमेरिकल, ये पक्का करके जाना है। क्योंकि मुझे लगता है 6 में से 2-3 क्वेश्चन रेक्टिफायर के ऊपर ही रहते हैं, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तीनों रेक्टिफायर का बहुत बच्चे सिर्फ डायग्राम निकाल के आते हैं, उसका वर्किंग नहीं दिखते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में केस कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं, कौन से डायोड रिवर्स बायस होते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं, कौन से रिवर्स बायस होते हैं, वो लिखते हैं लेकिन उसका डायग्राम नहीं लिखते। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का आपको वापिस से उसका अलग अलग डायग्राम निकालना पड़ेगा। उसका वेवफॉर्म, खास करके वेवफॉर्म तो कोई भी नहीं निकालता है। तो तीनों रेक्टिफायर के वेवफॉर्म की अच्छे से प्रैक्टिस करो, तीनों रेक्टिफायर का कंपैरिजन भी करके जाओ और तीनों रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल करके जाओ। आपका यूनिट 1 में स्कोर होने वाला है। तो यूनिट 1 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो समझ में आ रहा है क्या। देखो दोस्तों अभी यूनिट 2 में कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ना आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन निकालने के बाद आपको उसका वर्किंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो कैसे वर्क होता है। उसके बाद अल्फा बीटा, ये जो करंट गेन है वो आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा और उसके बीच का रिलेशन क्या होता है वो पूछा जाएगा।
एक्सप्लेन बीजेपी एज अ स्विच, मतलब ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच का काम कैसे करता है, ओपन स्विच का काम कैसे करता है, तो वो दोनों कैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ क्लोज स्विच एंड हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ ओपन स्विच। दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको पक्का कर लेना। एक्सप्लेन बीजेपी एज अ स्विच, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। उसके बाद आपको पढ़ना है सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर मतलब कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का काम कैसे करता है, उसके अंदर का हर एक ब्लॉक का एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ना इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। दोस्तों ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत सारे पेपर में आ चुका है, इसको पक्का कर लेना। इसके अंदर 3 रीजन होते हैं, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन एंड एक्टिव रीजन। वो तीनों रीजन आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी पक्का पढ़ के जाना, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। मॉसफेट के अंदर 2 टाइप का मॉसफेट होता है, डिप्लेशन मॉसफेट एंड एनहांसमेंट मॉसफेट। उसके अंदर वापस 2 टाइप होता है, पी चैनल और एन चैनल। तो दोस्तों थोड़ा सा बेसिक अगर आपने क्लियर किया होगा तो आपको एन चैनल और पी चैनल के बीच का डिफरेंस पता रहेगा। एन चैनल का मॉसफेट ज्यादा करके पूछते हैं, एन चैनल एनहांसमेंट या एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट वहां पे आपको पेपर में दिख जाएगा। उसके बाद बीजेटी और मॉसफेट का कंपैरिजन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आ चुका है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दोस्तों यहाँ पे मैंने थ्योरी का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लिखा है क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, रिलेशन बिटवीन अल्फा और बीटा। और इस फॉर्मूले के एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तो रिलेशन और इस फॉर्मूले के ऊपर 1-2 ही न्यूमेरिकल है, वो एज इट इज आता है। तो न्यूमेरिकल आया तो यही आएगा, अदरवाइज सारा पूरा थ्योरी रहेगा। इसमें मैंने यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन, ये 5-6 क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, आपका यूनिट 2 में स्कोर होने वाला है। तो यूनिट 2 के कौन से क्वेश्चन आपको करने वो समझ में आ रहे हैं, देखो दोस्तों अभी यूनिट 3 पे कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रॉ बेसिक गेट यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट। मतलब नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। मतलब एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, कोई भी गेट नैंड गेट यूज करके कैसे निकाला जाता है या नॉर गेट को यूज करके कैसे निकाला जाता है, वो पेपर में आने का चांस ज्यादा है, वो कर लेना। स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। 2 थ्योरम है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। दोनों का एक्सप्रेशन आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का करके जाना। उसके बाद आपको पढ़ना है एडर। एडर में हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर 2 बिट का एडिशन करता है, फुल एडर 3 बिट का एडिशन करता है। तो ये दोनों में से एक एडर तो पक्का आएगा। दोस्तों फुल एडर जब पेपर में आता है तो वहां पे प्लीज वहां पे रीड करो, वहां पे यूजिंग बेसिक गेट पूछा है या यूजिंग 2 हाफ एडर पूछा है। बहुत बार क्या होता है फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर पूछा जाता है और हम लोग यूजिंग बेसिक गेट का लॉजिक डायग्राम निकाल के आते हैं। तो वो आपको केयर लेना है, यूजिंग बेसिक गेट का लॉजिक डायग्राम अलग है, यूजिंग 2 हाफ एडर का डायग्राम अलग है। तो दोनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम निकालना है, वहां पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है वो वहां पे देखना है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी पेपर में 100% आने वाला है। उसके बाद आपको पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। दोनों में से एक का ब्लॉक डायग्राम 100% आएगा। अगर ब्लॉक डायग्राम नहीं भी आता है तो दोनों का कंपैरिजन वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपैरिजन पक्का कर लेना माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के बीच का। ब्लॉक डायग्राम भी आपको दोनों का पढ़ना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक फ्लिप फ्लॉप टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत लोगों को हार्ड जाता है, तो आपने स्किप किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर हो सकता है तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ के चले जाओ। इसका एक्साइटेशन टेबल भी है जिसको यूज करके आप एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कन्वर्ट एसआर इंटू जेके, कन्वर्ट एसआर डी इंटू टी फ्लिप फ्लॉप। ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए वो बच्चे स्किप करते हैं। अभी इसमें न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक के पढ़ने हैं। दोस्तों अगर आपने मुझे पूछा तो मैं आपको बताऊंगा यूनिट 3 में सबसे पहले 2 टॉपिक की न्यूमेरिकल करो, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल पेपर में 100% आता है। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब डेसिमल को बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो या फिर बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो। कौन से भी सिस्टम को कौन से भी सिस्टम में वहां पे कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, वो 100% वो पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ज्यादातर के सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट पेपर में आता है। इसका भी सम आपको वहां पे पेपर में दिख जाएगा। तो दोस्तों ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल पक्का करना है। डी मॉर्गन्स थ्योरम पक्का करना है, हाफ एडर फुल एडर का क्वेश्चन पक्का करना है, माइक्रो से माइक्रो कंट्रोलर पक्का करना है। तो इतने सारे टॉपिक कम से कम आपको वहां पे करके जाना पड़ेगा, तो ही आपका यूनिट 3 में अच्छे मार्क्स से स्कोर हो पाएगा। तो यूनिट 3 में कौन से टॉपिक करना है थियरी का और न्यूमेरिकल का, वो समझ में आ रहा है क्या। देखो दोस्तों यूनिट 4 में कौन सा क्वेश्चंस पढ़ना है वो पहले समझ लेते हैं। यूनिट 4 में यहाँ पे मैंने 5 टॉपिक लिखे हैं।
पहला है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दूसरा है डिजिटल मल्टीमीटर, तीसरा है फंक्शन जनरेटर, उसके बाद है डीएसओ मतलब डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, और लास्ट में रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। तो दोस्तों इन पांचों टॉपिक का ब्लॉक डायग्राम पेपर में आता है। 5 में से कम 3 टॉपिक का क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो आपको ये पांचों टॉपिक का ब्लॉक डायग्राम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसका हर एक ब्लॉक का एक्सप्रेशन वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये अंदर के 3 जो है डिजिटल मल्टीमीटर, फंक्शन जनरेटर और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, इसका ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन दोस्तों कुछ भी करके इसका ब्लॉक डायग्राम आपको करना पड़ेगा, उसका फंक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में रखते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 प्रकार के ऑप एम्प होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग ऑप एम्प और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। दोनों का डायग्राम अलग अलग है, उसका थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लो, उसका गेन का फॉर्मूला कर लो, क्योंकि इसके ऊपर का भी न्यूमेरिकल 100% पेपर में रहने वाला है। तो ये न्यूमेरिकल पक्का करके जाना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल हर एक पेपर में आता ही है, और उस न्यूमेरिकल के साथ इसमें से कोई तो भी 3-4 क्वेश्चन आपको 100% वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार आप यूनिट 4 के मार्क्स फिक्स कर सकते हो, इसमें स्कोर भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना है आपको, ब्लॉक डायग्राम निकालने के बाद हर एक ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसमें कोई डाउट है क्या? दोस्तों अभी यूनिट 5 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने वो देखते हैं। यूनिट 5 में सबसे पहले पढ़ना है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करने के लिए कौन से पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं, वो आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन फोर्थ पेपर में आया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिखा है एलवीडीटी। एलवीडीटी का क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत बच्चे लिख के आते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ डायग्राम और 2-3 पॉइंट लिख के आते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। एलवीडीटी के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो आपको लिखना ही है, लेकिन उसके साथ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी लिखना है। अगर आपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन नहीं लिखा तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो प्लीज एलवीडीटी का क्वेश्चन पेपर में आएगा, कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके साथ एप्लीकेशन भी जोड़ दो, एप्लीकेशन भी आपको उसका लिखना है। उसके बाद मैंने लिखा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होता है उसका ब्लॉक डायग्राम है, उसमें हर एक ब्लॉक का एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैंने लिखा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ जीएसएम। जीएसएम का ब्लॉक डायग्राम है, उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक से उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसके अंदर और एक क्वेश्चन बनता है सेल्युलर मोबाइल सिस्टम का डायग्राम, तो वो भी एक बार देख लो। ये थर्मोकोल और आरटीडी जो है वो टेम्परेचर सेंसर है, तो ये दोनों टेम्परेचर सेंसर में से एक टेम्परेचर सेंसर पेपर में पूछते हैं। पता नहीं थर्मोकोल आएगा या आरटीडी आएगा, इसलिए दोनों करके रखो, लेकिन इस बार आने का चांस ज्यादा आरटीडी का है, तो आरटीडी को अच्छे से पढ़ना है, याद रखो। उसके बाद मैंने लिखा है IEEE फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। उसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बैंड है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो IEEE फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से करके जाओ। तो दोस्तों मुझे लगता है ये जो 6-7 क्वेश्चन मैंने इस यूनिट के ऊपर लिखे हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इतना कम से कम करके जाओ तो आपका यूनिट 5 में स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों शुरू से यूनिट 1 में यूनिट 5 में मैंने जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो अगर आप सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करते विथ न्यूमेरिकल पकड़ के अगर आप लोग सब क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे लगता है आप आराम से 40 to 45 मार्क्स इजीली ले लेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 to यूनिट 5 सारे क्वेश्चन आपको खत्म करने, तब जाके आपका बेसिक अच्छे मार्क्स से स्कोर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा स्टडी करने में। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।